हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने में। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इसमें सिंपल टाइप के रिएक्शंस इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे जो केमिकल रिएक्शन, वो होगा हमारा एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन की, तो जनरली चार टाइप से रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज द वे रिएक्शन जहां पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। OH बॉन्ड का मीन्स होता है यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव, O पे चार्ज होगा माइनस नेगेटिव। तो यहाँ पर H प्लस आइन जो है वो रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। इट मीन्स एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, और आपको पता है ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके बाद देखिए नंबर सेकंड रिएक्शन, वे रिएक्शन जिनमें COH बॉन्ड टूटता है। मीन्स यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर CO बॉन्ड का मीन्स है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH पे चार्ज आएगा नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, ये इसका मतलब ये वाला ग्रुप अपनी अलग टाइप से रिएक्शन को शो करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और एक आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन, मींस जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये वाला ग्रुप अपनी रिएक्शन को शो करेगा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम चार टाइप की रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे वे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक नेचर का। ये कैसे एसिडिक नेचर शो करता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि फिनोल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इनकी एसिडिक नेचर की कंपैरिजन करेंगे, कौन ज़्यादा एसिडिक होता है कौन कम एसिडिक होता है। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स हम डिफाइन करेंगे कि किस किस फैक्टर पर एसिडिक नेचर डिपेंड करती है, कहाँ पर इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर, कहाँ पर डिक्रीज होगी एसिडिक नेचर, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि यदि मान लो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा, 2 मिनट का देखा और उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। और लाइक जरूर करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा कि एक तो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मीन्स होता है जैसे कि मान लीजिएगा HCl H2SO4 HNO3, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनको बोलते हैं मिनरल एसिड, मीन्स खनिज अम्ल इसको हम कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है ना, कार्बनिक इसमें एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। इट मीन्स ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की H प्लस आयन देने की जो टेंडेंसी होती है बाकी अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे ज्यादा है। बट जो मिनरल एसिड है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनकी कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड कम अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो है वीक एसिड और मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी ये अनुनादी संरचनाएं होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर रेजोनेंस आपको मिलेगा। देखिए इसमें कैसे H प्लस आयन डोनेट करेगा इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया पाई बॉन्ड आ गया। तो इससे क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पे चार्ज क्या रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ से लोन पे इधर ट्रांसफर होंगे तो ये बनेगा ये वाली स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें ऑक्सीजन पे चार्ज यहाँ पर प्लस आ रहा है। जैसे ही प्लस आएगा यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, H जो है H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। और यदि H प्लस बाहर निकलता है इट मीन्स एसिडिक नेचर शो करेंगे। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होंगे जिससे OH बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन एटम H प्लस आयन के रूप में बाहर निकलता है। इस कारण कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, अब आप देखिएगा
इस नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है किस प्रकार से H प्लस आयन रिमूव होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी ये, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पर H प्लस रिमूव हुआ, H प्लस रिमूव होने का मीन्स होता है एसिडिक नेचर होता है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं इस चीज को, किस टाइप से H प्लस यहाँ पर रिमूव हुआ। अब देखिए जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है उसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इट मींस कार्बोक्सिलेट आयन का भी रेजोनेंस द्वारा स्थायीकरण होता है। जब भी किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, तो इट मींस उस कंपाउंड का स्थायीकरण होता है, स्टेबिलाईजेशन होता है, वो कंपाउंड ज्यादा स्थायी हो जाता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें देख सकते हैं आप, तो नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन की कंडीशन होनी जरूरी होती है, तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस O पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इट मींस क्या हुआ कि आप यदि इस स्ट्रक्चर को ऐसे रोटेट करते हैं 180 डिग्री एंगल पे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं आप 180 डिग्री एंगल पर तो आपको ये स्ट्रक्चर गेन हो जाएगी। इट मींस दोनों क्या है, सेम टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस से सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर एंड मोर स्टेबल होती है बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस से सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनका स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है अदर स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में। साथ में क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, वो वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलेट आयन का भी अनुनाद द्वारा स्थायीकरण यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव था, वो इसमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उस पर चार्ज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में क्या ज्यादा होने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनिक होते हैं। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन एटम से H प्लस ऑक्सीजन एटम OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड से H प्लस का रिमूव होता है, और H प्लस देने वाले क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रवृत्ति के शो करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस हुआ तो उससे क्या हुआ कि सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये CO बॉन्ड है, ये CO बॉन्ड है, दोनों में क्या हुआ, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए। और यहाँ ये कहा जाता है कि कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उस बॉन्ड लेंथ का वैल्यू होता है इक्वल, वो लगभग होता है 1.28 एंगस्ट्रम होता है। जबकि अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ है उसकी लंबाई होती है 1.23 एंगस्ट्रम, और जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसकी होती है 1.43 एंगस्ट्रम होती है। ये आपको पता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, कार्बोक्सिलेट आयन ये होता है। अब देखिए जलीय विलयन की हम बात करते हैं ना, तो जलीय विलयन में देखो क्या होता है कि जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयनन होता है और कार्बोक्सिलेट आयन व हाइड्रोनियम आयन के बीच गतिक साम्य। गतिक साम्य का मतलब होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इनका फॉर्मेशन होगा, वापस से इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य। कि साम्य अवस्था रुकती नहीं है, रिएक्शन रुकती नहीं है, चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिएगा ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये यहाँ पर वाटर है, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन है। अब आप करेंगे इसमें साम्यावस्था स्थिरांक। ये आपको पता है किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशियो किसके साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्यावस्था स्थिरांक, इसको हम कहते हैं। ये K है। अब देखिए K तो क्या है,
ये तो नॉर्मल कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, जहां पर क्या है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और आपको पता है इस रिएक्शन में H2O जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया गया है, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसकी कंसंट्रेशन लगभग क्या होती है, कांस्टेंट रहती है रिएक्शन के दौरान। अब देखिए के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, H2O की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो क्या करेंगे, इस H2O की कंसंट्रेशन को आप यहाँ पुट करेंगे, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में पुट करेंगे, तो एक नया इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये होगा K इंटू H2O इज इक्वल टू कार्बोक्सिलेट आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए K भी कांस्टेंट है, H2O की कंसंट्रेशन भी फिक्स हो रही है, तो इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट दिया गया, दैट इज द Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। वियोजन स्थिरांक मींस अम्ल का वियोजन स्थिरांक कितना वियोजित होता है उसको हम कहेंगे। अब आप देखिएगा ये तो कार्बोक्सिलेट आयन ये है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पर RCO जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, इसकी हम बात करते हैं। आई थिंक आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हमेशा ध्यान दीजिए Ka जो है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये हमेशा वीक एसिड के लिए ही किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है ना, इस कारण H प्लस आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उनका 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए वहाँ पर वियोजन स्थिरांक हम निकालते नहीं है, जबकि वीक एसिड के लिए ही डिसोसिएशन कांस्टेंट को आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Ka क्या है, Ka यहाँ पर है अम्ल का वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए Ka का वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोनियम आयन के या फिर H प्लस आयन के, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा उतना ही क्या बनेगा, ये बनेगा, और इतना यदि बनता है तो इट मीन्स Ka का वैल्यू बढ़ेगा। और जब Ka का वैल्यू बढ़ता है, K यहाँ पर अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, जितना ज्यादा अम्ल का वियोजन होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, अम्ल की सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी। और Ka का वैल्यू जितना कम होगा उतनी अम्ल सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ध्यान दीजिएगा जितना अम्ल का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही H प्लस ज्यादा मिलेगा, उतना एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब देखिए एक होता है पीएच का मीन्स क्या होता है, माइनस लोग H प्लस आयन की, मतलब H प्लस आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं, ये आपको बात पता ही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम पीएच होता है, जितना ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, पीएच का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। उसी टाइप से हम क्या बोलते हैं, पीके इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लोग के। ठीक है ना, तो पी के इज इक्वल टू क्या है, माइनस लो के। इसका मतलब ये हुआ कि के का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो पी के का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब अम्ल सामर्थ्य क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर के का वैल्यू डिक्रीज होगा तो पी के का वैल्यू इंक्रीज होगा, इसका मतलब अम्ल सामर्थ्य क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पर कि दोनों में क्या कंपैरिजन होता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही क्या करते हैं, H प्लस आयन डोनेट करते हैं, दोनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं, बट दोनों में से जो एक की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी दूसरे वाले की कम होगी। किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ऐसा क्यों होता है, वो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें आपको पता होगा कि हम बात करते हैं जैसे कि अल्कोहल की, तो जैसे ये आपका अल्कोहल है ROH, और आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये माइनस, इस पे चार्ज आया प्लस। ठीक है, इससे क्या बनेगा, RO नेगेटिव प्लस साथ में बना H प्लस, तो यहाँ पर क्या एसिडिक नेचर शो करेगा। जबकि हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड OH की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो आप देखिए RC डबल बॉन्ड O पे चार्ज आया माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RC
O पे चार्ज नेगेटिव डबल बॉन्ड O बना, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने से क्या होता है, इसका स्टेबिलाईजेशन बढ़ जाता है। बट इन द केस ऑफ द एल्कोहल में, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है। जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। जब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो ये वापस H+ से रिएक्शन करेगा और वापस एल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, इट मींस क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है उसका रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलाईजेशन होता है। और आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन में सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, और सेम टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने पर उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्थायी हो जाती है, इसलिए वापस H+ से रिएक्ट करेगी नहीं। इसका मतलब सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, और जब सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक नेचर भी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। ओके, इसलिए अल्कोहल की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। इसका रीजन क्या देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में रेजोनेंस द्वारा स्थायीकरण होता है, लेकिन अल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता है। एल्कोक्साइड आयन में एल्काइल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे एल्कोक्साइड आयन अल्कोहल की तुलना में कम स्थायी होते हैं। इस प्रकार इनकी H+ आयन देने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, जिस कारण इनकी H+ आयन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से H+ का रिमूव हुआ और ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें रेजोनेंस हुआ तो अनुनाद से इसका स्थायीकरण हुआ, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। फिर आप देख सकते हैं हम एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पर ये अल्कोहल में OH बॉन्ड का ब्रेक हुआ तो एल्कोक्साइड आयन बना, H+ आयन यहाँ बना, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, और साथ में यहाँ पर क्या एल्कोक्साइड आयन बना हुआ है। और आपको पता है जब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, साथ में एल्किल ग्रुप का प्लस इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना करेंगे। तो देखिएगा जनरली क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल की तुलना में भी क्या होते हैं, ज्यादा अम्लीय होते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से OH बॉन्ड का जब ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन है। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पर क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों है, इसमें सेम टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जब सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। साथ में देखिएगा यहाँ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्थायित्व हमेशा ज्यादा होता है। अब देखिए फिनोल की हम बात करते हैं। फिनोल में यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, और फिनोक्साइड आयन में फिर इस टाइप से रेजोनेंस होता है। तो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट और सेकंड आपने यहाँ पे देखी थी। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 4 में, 5 में और 6 में आप देख सकते हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है। इसका मतलब लो EN वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इनका स्टेबलाइजेशन में इतना योगदान नहीं होता है।
साथ में आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर थर्ड को और देखिए और 7 को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, विस्थानीकरण नहीं हो रहा है, केवल बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब इन स्ट्रक्चर का भी फिनोक्साइड आयन की स्टेबलाइजेशन में योगदान बहुत ही कम होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन कार्बोक्सिलेट आयन की कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए फिनोल जो है लेस एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। फिनोक्साइड आयन में स्ट्रक्चर नंबर 4 to 6 में कम ईएन वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। इस कारण इन संरचनाओं का फिनोक्साइड आयन के अनुनाद द्वारा स्थायीकरण में योगदान कम होता है। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 7 में ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका विस्थानीकरण नहीं होता है। केवल बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, जिनका फिनोक्साइड आयन के स्थायीकरण में योगदान नहीं होता है। कार्बोक्सिलेट आयन में स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में अधिक ईएन वाले ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। इसका दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच विस्थानीकरण हो रहा होता है। इस कारण कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा होगा, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। ये आप ध्यान रखें इस चीज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने अल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर में कंपैरिजन किया है। और ध्यान देना कि हम बात करते हैं इन तीनों के सीक्वेंस की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसके बाद नंबर आएगा फिनोल का, इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल का। तो इस टाइप से इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। ये है आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, ये आप ध्यान दें इस चीज को। ठीक है ना। अब देखिए एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी एसिडिक नेचर पर हम प्रतिस्थापियों का प्रभाव देख रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति उससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो आपका होता है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ग्रुप। एक है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो दो टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। तो उन दोनों का क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, पता ही आपको। यहाँ पर EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कम होगा। और जब नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कम होता है तो रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यदि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इट मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व ज्यादा हो गया, तो एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया EWG ग्रुप उपस्थित होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं EDG में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ। तो आप देख सकते हैं EDG जो है उपस्थित होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है, जबकि EWG के होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आप समझ रहे इस चीज को। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं, जिससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रकार ये ग्रुप प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कम हो जाता है। इस प्रकार ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति को कम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है
EWG ग्रुप है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, EDG है तो अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी। अब देखिए जितनी ज्यादा EN होगी EWG ग्रुप की उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये वाले ग्रुप PH, I, Br, Cl, F, Cn, NO2 और CF3 आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो इसमें टेंडेंसी ज्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या होगी इसके अंदर ज्यादा होगी। इस टाइप से ये इसका सीक्वेंस है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ EDG, पहला है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका फॉर्मिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड में क्या है, एल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस इफेक्ट लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वो बताया था EDG होने पर एसिडिक नेचर कम है, यहाँ पर EDG ग्रुप नहीं है और ओनली हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी एसिडिक नेचर कम है, इसकी ज्यादा, इट मींस यहाँ पर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है। एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप के जो प्लस इफेक्ट के कारण OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण फॉर्मिक एसिड की तुलना में एसिटिक एसिड से H+ आयन निकलने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए एसिटिक एसिड कम एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और रिएक्टिविटी बढ़ने पर वापस H+ से रिएक्शन करके वापस कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, जबकि फॉर्मेट आयन में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है एसिटेट आयन की कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये ग्रुप्स अवेलेबल है, एक तो आपके मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इट मीन जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा उतना ही इसमें क्या है कि एसिडिक नेचर क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ इधर से इधर चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल है। तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद में इफेक्ट ऑफ EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें। अब आपने पहली बार लिया है हेलोजन एटम लिया है, देखिए ये यहाँ पर एसिटिक एसिड है, यहाँ पर आपने क्या किया, एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने Cl अटैच किया, दिस इज द क्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपको पता है यहाँ पे Cl का होगा माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। इट मीन्स क्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक नेचर क्या होती है, एसिडिक एसिड की कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब इसकी देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे बनेगा एसिटेट आयन, इससे बनेगा क्लोरोएसिटेट आयन, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप अटैच है, यहाँ पर अधिक EN वाला ग्रुप अटैच है तो Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्लोरोएसिटेट आयन का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके एसिड की एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए आप Cl एटम के माइनस आई प्रभाव के कारण यह OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे H+ आयन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। Cl माइनस आयन के माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाती है, जिससे क्लोरोएसिटेट आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रकार क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है। अब देखिए तीन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक आपका फॉर्मिक एसिड, एक क्लोरोएसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड। आपको पता है यहाँ पर Cl तो इसका ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, 2 वाला सबसे ज्यादा। फिर आपको पता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को कंपेयर करते हैं तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे कम
एसिटिक एसिड। ठीक है, इस टाइप से एसिडिक नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है FCl BrI, आपको पता है कि इसका EN का ऑर्डर ये होता है कि F की EN सबसे ज्यादा, फिर ClBrI कम होती रहती है, और जितना ज्यादा EN बढ़ता है उतना माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा EN बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है उतनी ही क्या होती है, एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या है, एफ, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या है, आई है। तो आप देख सकते हैं एफ की EN सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, आपको पता है। तो इस टाइप से क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा, फिर फ्लोरोएसिटिक एसिड की कम, ब्रोमोएसिटिक एसिड की कम, और आयोडोएसिटिक एसिड की सबसे कम एसिडिक नेचर होती है। अब देखिए, हेलोजन एटम की संख्या बढ़ने पर कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज में ज्यादा कमी रहेगी, इससे अम्लीय प्रवृत्ति का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखने नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं, एक होगा तो फिर दो होगा, फिर तीन होगा, जितने ज्यादा हेलोजन एटम होंगे उतना ही माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है उतना ही एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3Cl एटम अवेलेबल। तो EN का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, EN का वैल्यू ज्यादा होगा तो माइनस आई बहुत ज्यादा होगा। जब यहाँ पर माइनस आई ज्यादा होता है तो एसिडिक नेचर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हम बात करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव की बात करते हैं, इसका जो वैल्यू है दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो ग्रुप अटैच है वो जितना ज्यादा दूर होगा उतना उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, जितना ज्यादा पास होगा उसका इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर Cl है ना, इसको हम देख सकते हैं, Cl की बात करते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, Cl 4 नंबर पर है। यहाँ पर Cl क्या है, 3 नंबर पे है। यहाँ पर Cl क्या है, 2 नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा क्लोज है, और साथ में Cl की EN ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कम करेगा, यहाँ पे सबसे कम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप और Cl एटम के बीच दूरी बहुत यहाँ पर कम है। जब दूरी यहाँ पर कम होती है तो माइनस का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा माइनस का इफेक्ट होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट यहाँ पर Cl बहुत दूर है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन में माइनस का इफेक्ट कम लगेगा, और जब माइनस का इफेक्ट कम लगेगा तो उस कंडीशन में एसिडिक नेचर भी क्या होगी, इसके अंदर कम होगी। क्योंकि हमें पता है प्लस का इफेक्ट बढ़ने पर एसिडिक नेचर कम होती है, और माइनस का इफेक्ट बढ़ने पर एसिडिक नेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन एटम की संकरित अवस्था के आधार पर इनकी अम्ल प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए, जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। और आपको पता है ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। हम बात करते हैं परसेंटेज s करेक्टर की। तो परसेंटेज s करेक्टर का मीन्स होता है कि s ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। यहाँ पे देखो 1s 1p दोनों का 50-50 है, तो s का कितना हो गया, 50%। या sp2 2p है, एक s है, तो 33.3% हो गया s करेक्टर कि s कक्षक का योगदान कितना हो गया। टोटल मिला के 4 है, एक एस है, 3 पी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर 25% एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ रहा है उतना EN भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप देख लिए एस गुण बढ़ने पर EN भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस करेक्टर 50% है, तो इसका EN भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा EN होता है उतना ही एसिडिक नेचर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसकी बात करिए sp, ये sp2, ये sp3। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन की EN का वैल्यू यहां पर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसका मतलब एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको पता है जितना EN का वैल्यू बढ़ेगा उतना माइनस आई बढ़ेगा, जितना माइनस आई बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए
ये यहाँ पर C6H5 फिनाइल ग्रुप है और इसका पूरे का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या है, ये एसिटिक एसिड है। आपको पता है एसिडिक एसिड में ये वाला है sp3 कार्बन, ये यहाँ पर sp2 कार्बन। आपको पता है sp2 कार्बन अटैच होने पर En का वैल्यू बढ़ेगा, En का वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ वीक माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर क्या प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। अब देखिए पर एसिड की बात करें, पर एसिड की एसिडिक नेचर जो है उसकी अम्ल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका पर एसिटिक एसिड है। पर एसिड का मतलब क्या हो, यहाँ पर ये बीच में क्या है, ऑक्सीजन एटम है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया। जब बीच में ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पर रेजोनेंस की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब यहाँ से H प्लस रिमूव होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस ऑक्सीजन के नेगेटिव और यहाँ पर कोई रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, पर जो एसिटेट आयन है उसका रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, कम होती है। देखो कैसे, H प्लस आयन त्यागने के बाद एसिटिक एसिड का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण नहीं होता है, सॉरी, एसिटिक एसिड का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है, लेकिन पर एसिड में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ एसिटिक एसिड से जब आपने H प्लस आयन को रिमूव किया तो एसिटेट आयन बना, तो उसमें अनुनाद से स्थायीकरण हुआ, जबकि पर एसिड में ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये एसिटिक एसिड है, यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ तो ये एसिटेट आयन बना, इसका अनुनाद से क्या हुआ, स्थायीकरण हुआ, तो अनुनाद द्वारा इनका स्थायीकरण हो गया। जबकि हम बात करते हैं पर एसिटिक एसिड में, यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर अनुनाद नहीं है, तो यहाँ पर नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, और जब स्टेबलाइजेशन नहीं होता तो इसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए प्रतिस्थापित जो एरोमेटिक एसिड की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एसिड, जहां पर बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग से क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, प्रतिस्थापी अटैच होंगे, तो उनका क्या इफेक्ट होगा। और आपको पता है प्रतिस्थापी दो प्रकार के हैं, एक तो EWG, एक EDG। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और EWG होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, EDG होगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपको पता है। अब देखिए EWG और EDG का प्रभाव जो है मेटा स्थिति की तुलना में पेरा स्थिति पर ज्यादा होता है। ये R है, ये H है, ये I है। R मीन्स रेजोनेंस, H मीन्स हाइपर कंजुगेशन, I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट को ज्यादा वरीयता देते हैं, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को वरीयता देते हैं, उसके बाद हम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को वरीयता देते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे कम प्रायोरिटी मानते हैं, रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं। और ध्यान दीजिएगा मेटा स्थिति पर प्रभाव बहुत ही कम होता है, पेरा पर ऑर्थो पर ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा किस पे होता है, पेरा पर होता है। लेकिन ध्यान दें एक्सेप्शन केस क्या है, Cl एटम है, Cl एटम के केस में हम क्या करेंगे कि माइनस आई को प्लस आर की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं। Cl का मतलब हेलोजन यहाँ पर है, आपको पता होगा यहाँ पर हेलोजन के अंदर तीन तीन लोन पेयर होते हैं तो प्लस आर शो करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है En का वैल्यू ज्यादा होता है तो माइनस आई भी शो करता है। तो जब इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो आपको माइनस आई को ज्यादा इफेक्टिव मानना है प्लस आर की कंपैरिजन में। जब आप इसकी बात करते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्टिंग इफेक्ट को आपको ओनली प्लस आर इफेक्ट से ही देखना है। डायरेक्टिंग का मीन्स होता है निर्देशी प्रभाव, जैसे कि ऑर्थोपेरा निर्देशी, मेटा निर्देशी, इसकी बात करते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब देखते हैं कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव, उसमें आपको माइनस आई को मानना है केवल हेलोजन एटम के केस में, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये सारे के सारे, तो ये बेंजोइक एसिड है, अब इसमें क्या यहाँ पर Cl लगाया, यहाँ पर NO2 लगाया, यहाँ CH3 और OH लगाया। आपको पता है यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, करता ही अल्काइल ग्रुप, साथ में क्या प्लस H हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। OH का देखो वैसे तो माइनस आई लगता है लेकिन प्लस आर लगता है, इसमें प्लस आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसमें प्लस एच को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे प्लस आर है, प्लस एच है, तो प्लस आर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होने पर एसिडिक नेचर कम होती है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर इसकी तुलना में क्या कम है। और अभी मैंने बताया था RHI, RH दो लग रहे हैं तो आपको R को ज्यादा प्रायोरिटी देना, इसका मतलब प्लस R है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो प्लस R इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा,
इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतना एसिडिक नेचर क्या है, कम है। ये बीच में आ गया। अब Cl है NO2, आपको तो Cl में -R है और +R है, -I भी है और +R भी है। -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेगा, +R का मतलब इसमें यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा। NO2 में क्या है, -I भी है और -R भी है, दोनों कंडीशन यहाँ पर NO2 के अंदर है। तो आप देखिएगा इसके अंदर, यहाँ पे तो इसको -I इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे -R देखेंगे, और आपको पता है -R इफेक्ट ज्यादा होता है। -R का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, और R ज्यादा इफेक्टिव होता है I की तुलना में। देख लीजिए आप, R ज्यादा इफेक्टिव है I की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, जितना ज्यादा लेता है उतना एसिडिक नेचर भी क्या होती है, ज्यादा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक नेचर का। एग्जाम में कई बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। एक देखिए, ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति बेंजोइक एसिड की तुलना में ज्यादा होती है, चाहे इस पर EDG और EWG कोई सा भी ग्रुप अटैच हो, इससे ऑर्थो इफेक्ट कर दिया। एक्सेप्शन केस ध्यान दीजिएगा, जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच है, चाहे वो EWG हो चाहे वो EDG हो, कोई सा भी ग्रुप हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी एसिडिक नेचर जो है वो हमेशा बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। किससे होगी, बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है। इसे कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट। कई बार एग्जाम्स में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए, ये बेंजोइक एसिड है, ये यहाँ पर क्या मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। अभी हमने डिस्कस किया था कि EDG ग्रुप होता है तो क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होती है, कम होती है, जबकि EWG ग्रुप होने पर एसिडिक नेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ सारे के सारे ग्रुप EDG है। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सारे के सारे +I वाले ग्रुप है, इसका मतलब एसिडिक नेचर कम होगी बेंजोइक एसिड से। बट अभी हमने देखा था कि ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई ग्रुप अटैच होता है तो उसमें चाहे EDG और EWG उसका हमेशा ज्यादा होगा एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड से। इसका मतलब ये ऑर्थो वाला हमेशा बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब 3 वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 1, और ये दोनों में से कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, +H इफेक्ट लग रहा है। अब देखो, यहाँ पे मेटा है तो मेटा पे तो ओनली +I लगेगा, यहाँ पे पेरा पे +I भी है, +H भी है, +H को ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे, यहाँ पर I है, यहाँ पर H है, तो H को ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा उतना एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 4th वाले की एसिडिक नेचर सबसे कम, फिर 2 वाले की हो जाएगी। इस टाइप से ये अम्लीय प्रवृत्ति का ऑर्डर मिलेगा। सबसे ज्यादा 3rd वाले की, फिर कम 1 की, फिर और कम 2 की, सबसे कम 4 की। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। अब देखिए, ऑर्थो वाला इससे तो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब 3 वाला जो 1 से तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर इसमें ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो 3 वाले की एसिडिक नेचर 1 वाले से ज्यादा है। अब देखिए, ये यहाँ पर -I इफेक्ट, यहाँ पर क्या है, ये +R भी है और -I भी है। अब देखिए, यहाँ पर -I तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर +R है, +R का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा है, इसका मतलब जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतनी एसिडिक नेचर कम होगी। तो इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, 4th वाले की। ठीक है, अब देखिएगा, हमें क्या करना है कि अब इसमें देखना 1 में और इसमें 3 वाले की तो क्या है, 1 से ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 वाले की और 3 वाले की कंपैरिजन करेंगे। तो देखिएगा, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, लेकिन इसमें क्या -I इफेक्ट है। तो -I इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी होती है ना। तो अब यहां देखिएगा, 1 है और साथ में क्या है, 2 है। तो 1 और 2 को कंपेयर करें, देखो 1 की कंपैरिजन में 3 की ज्यादा है, वो हमें डिस्कस किया था। ठीक है, अब ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, मैंने बताया ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा हो गया। अब 1 और 2 की कंपेयर करो तो इसमें -I, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें -I होने से क्या होगा, -I बढ़ने से क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो 2 वाले का ज्यादा होगा 1 वाले से। तो आप क्या करना, 2 वाले का 1 से ज्यादा करना है, तो 2 वाले का 1 से ज्यादा करो और उसके बाद 3 वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्थो वाले का ज्यादा होता ही है इसके अंदर। ठीक है ना, इस टाइप से ऑर्थो वाले का ज्यादा किया हमने। अब देखिए यहाँ पर
ये NO2, ये NO2, NO2। यहाँ पे भी देखो माइनस आर है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है। अब देखिए इसमें ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा मानना है, तो आपने ऑर्थो वाले सबसे ज्यादा मान लिया। अब बाकी देखो इसकी कंपेयर करें, ये तो इससे तो कम ही है। अब देखो यहाँ पे तो माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आर भी है, तो माइनस आर का सबसे ज्यादा होगा। तो इसके बाद क्या होगा, फोर वाले का होगा, थ्री के बाद फोर आएगा, फोर के बाद टू रहेगा, टू के बाद वन रहेगा, वन का सबसे कम हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस इफेक्ट लग रहे हैं। माइनस इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट लग रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी इसके अंदर ज्यादा, इस टाइप से इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम एसिडिक नेचर की कुछ रिएक्शन की बात करते हैं, क्या क्या इसकी रिएक्शन हो तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका रिएक्शन विद मेटल। मेटल मतलब कोई भी धातु, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, इनके साथ रिएक्शन करेंगे। और जब भी कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड है और वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो हमेशा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ आयन बाहर निकलेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन है सोडियम के साथ। आपको पता है सोडियम मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो Na इससे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा RCO तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, H पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव, ये Na क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो इससे बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन दिए वो H+ एक्सेप्ट करेगा और H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से देखिएगा यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ये 2K है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम प्लस आयन, तो ये बनेगा पोटेशियम एसीटेट, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। इसके बाद जहाँ पोटेशियम तो जिंक आ जाएगा, यहाँ पे देखो जिंक का होता है चार्ज +2 होता है, तो एक जिंक के लिए यहाँ पे 2 एसिटेट चीज, उसका नाम है जिंक एसीटेट, साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन, जिंक एसीटेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर Na बाहर निकलेगा ना, तो ये RCOH है, यहाँ से Na बाहर निकला, दोनों Na को बाहर निकालना आपको, तो क्या होगा इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर RCO नेगेटिव, Na+ सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस, देखिए यहाँ पर ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इसके बाद 2H+ थे ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2H+ आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2H+, एक और नेगेटिव, वो -2, तो क्या बन जाएगा, H2 बनेगा, इस टाइप से। इसी टाइप से आप देख सकते हैं ये आपका एसिटिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, तो क्या होगा, यहाँ से आपने 2 आने को रिमूव किया, यहाँ पर ये देखिए सोडियम एसिटेट, फिर CO2 एंड साथ में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल या फिर H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है, Na है, पहले यहाँ दोनों जगह Na थे, अब Na की जगह यहाँ पर एक क्या हो गया, H हो गया यहाँ पर। तो इसकी रिएक्शन आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, Na यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 में क्या होगा देखिएगा, यहाँ ये CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये H2 रिमूव होगा, तो क्या बन जाएगा, CO2 + H2O, ये बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड था पहले, कार्बोनिक एसिड से ये बना CO2 और H2 बना, इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद रिएक्शन विद बेस, मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया। आपको पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनते हैं और साथ में वाटर बनता है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, NaO चाहिए, NaOH में Na+ OH-, ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H+ OH- H2 हो जाएगा, यहाँ पर RCO ने सोडियम कार्बोक्सिलेट, फिर ये Na इधर जाएगा तो सोडियम एसीटेट और H2 बनेगा, NH4 इधर जाएगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट और H2 बनेगा, इधर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम इधर जाएगा तो अमोनियम एसीटेट और वाटर बन जाएगा, इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो इस टाइप से आज हमने कंप्लीट किया एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आई थिंक इसको आपने वॉच कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तब तक देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।